अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो साबित हो जाएगा कि आप एक बिज़नेस को सक्सेसफुली अच्छे से रन कर सकते हो। आप कैपेबल हो उस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो सवाल ये है कि मान लो आप ओनर हो एक ई-कॉमर्स क्लॉथिंग ब्रांड का, आप ऑनलाइन क्लॉथ सेल करते हो, ठीक है? जो आपका एवरेज मंथली ऑर्डर है, वो अराउंड 10,000 के, मतलब हमेशा कभी 10,000 या 11,000 होता है या फिर कभी 9,000 हो जाता है, मतलब उसी के आसपास का है, ठीक है? मंथली ऑर्डर। और आप एक डिस्काउंट कैंपेन लॉन्च करते हो, मतलब कि 500 रुपीज़ का डिस्काउंट कैंपेन लॉन्च करते हो आप। मान लो अगर आपका जो क्लॉथ है वो 1500 का मिलता है, एक कपड़ा जो है एवरेज ऑर्डर जो है वो 1500 का होता है, तो उसमें जो डिस्काउंट है वो मिलाने के बाद वो 1000 का होगा, ठीक है? तो जब आप अपना ये कैंपेन लॉन्च करते हो 500 रुपये डिस्काउंट का, उसके बाद जो आपका ऑर्डर होता है, मंथली ऑर्डर होता है, तो वो 10,000 से बढ़ के, मतलब जो पिछले मंथ था उस वक्त 10,000 था, ठीक है? और जो अभी कैंपेन लॉन्च करने के बाद वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर नंबर है, वो 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गया है, ठीक है? सारा अभी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब आप ये बताओ कमेंट में कि जो एक्चुअल में ये जो बिज़नेस है ये सच में ग्रो कर रहा है, या फिर ये पैसा लूज़ कर रहा है, या फिर बस उसी जगह पे है। मतलब रीज़न के साथ बताना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे बता दिया है। और खुद से बताना है, चैट जीपीटी की मदद मत लेना। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली बात करने वाला हूँ उन सब चीज़ों का जो रियलिटी में रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जितने भी बिजनेसेस अभी के टाइम में वो सब रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है ये बढ़ रहा है तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो रेवेन्यू वो तो हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है, मान लो इस महीने 50 लाख का रेवेन्यू, अगले महीने 1 करोड़ का हो गया, पर जो एक्चुअल में उनका जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो सच में बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर वो वहीं पे है? क्या उनका जो कस्टमर इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल में अच्छा से ग्रो हुआ है कि पहले से बेकार हो गया? ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं उसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो एक्चुअली में रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीज़ें हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है इंक्रीमेंटल वैल्यू, इंक्रीमेंटल सेल। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक मैं आपको सिंपल सा इसका डेफिनेशन देता हूँ। इसका मतलब ऐसा है, समझो कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट को लेकर जो डिसीज़न ले रहे हो, उस डिसीज़न से एक्चुअली में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, कितना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, या फिर कितना ज़्यादा सेल्स क्रिएट हुआ है। एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है? उसका जो नॉर्मल जो एवरेज ऑर्डर नंबर है वो 1000 के अराउंड रहता है। हो सकता है कभी 1000 है, कभी 1100, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है? तो आप एक डिसीज़न लेते हो, उस डिसीज़न की वजह से, सिर्फ उस डिसीज़न की वजह से अचानक से, जैसे पिछले मंथ मान लो 1000 सेल था और उससे पहले 1100, उससे पहले 900 ऐसे था, तो आप जो डिसीज़न लिए उससे अचानक से 1500 ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है? तो आप ये बताओ कि जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो एक्चुअल में है कितना? वो 500 नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली आप कुछ नहीं भी कर रहे थे तो वो आपको जो ऑर्डर है वो नॉर्मली आपका 1000 या 1100 ऑर्डर तो क्रिएट कर ही दे रहा था। तो उस हिसाब से आपको जो रियल में इंक्रीमेंटल वैल्यू है, जो इंक्रीमेंटल सेल है, वो सिर्फ 400 का ही होगा। अब आप इससे भी धोखा मत खा जाना, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप जो एडवर्टाइजमेंट में आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? पर वो जो इन्वेस्ट करने से पहले जो आपका जो सेल था, जो रेवेन्यू था हर महीने का, वो ऑलमोस्ट 50,000 का था, ठीक है? तो आप जब कुछ नहीं कर रहे थे तो 50,000 आप क्रिएट कर रहे थे पैसा। अब आपने वो 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया एडवर्टाइजमेंट में। अब नेक्स्ट महीने अचानक से आपका जो रेवेन्यू है वो 50,000 से बढ़ गया, वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये हो गए। तो एक्चुअली में सच में क्या आपका वो प्रॉफिट हुआ है, या फिर बस वो पेपर पे दिख रहा है? क्योंकि आपने तो 20,000 ही इन्वेस्ट किया था, वापस 20,000 अभी यहाँ पे जनरेट हुआ। तो आपका तो एक्चुअल में इंक्रीमेंटल जो सेल है वो कुछ तो हुआ ही नहीं। आप उसी जगह पे जहाँ पहले था, आपका बस नंबर बढ़ाया पेपर पे। एक्चुअल में आपका जो पोजीशन है, आपका जो वैल्यू है वो वहीं का वहीं है। ये जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सेल तो उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका जो रिवेन्यू है वो 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया नेक्स्ट मंथ। पर प्रॉब्लम ये होता है कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि क्या सच में उनका रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, क्या सच में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है कि नहीं। अब कंट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में मैं एंड में बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कैनिबलाइजेशन। अब ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मान लो एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मान लो आपका एक ई कॉमर्स D2C बिजनेस है, कोई स्नैक ब्रांड का। मान लो आप कुछ चिप्स वगैरह बेचते हो, ठीक है? हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ, जैसे मान लो प्रोटीन बार बेचते हो ऑनलाइन। आप नॉर्मली अपने वेबसाइट से बेचते हो और या फिर अमेजोन से बेचते हो, ठीक है? जो
हर महीने जो आपका ऑर्डर होता था वो लगभग 10,000 के अराउंड था, ठीक है ना? मतलब जो आपका वेबसाइट है उससे 10,000 के अराउंड ऑर्डर क्रिएट होता था। अभी के लिए अमेज़न का साइट रखता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हर महीने जो ऑर्डर होता था वो 10,000 क्रिएट होता था, ठीक है? अब आपने नोटिस किया कि ये जो क्विक कॉमर्स है, जैसे ब्लिंकिट हो गया और जो भी ऐसे जहाँ पे जो फास्ट डिलीवरीज़ वाले ऐप हो गए, उन सब वो सब जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, वहाँ पे वो एरिया काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है। तो आपने सोचा कि चलो हम भी अपना लॉन्च करते हैं ब्लिंकिट पे या फिर फ्लिपकार्ट का जो भी मिनट्स है, जो भी है, मुझे नाम याद नहीं ठीक से, वहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो आपने अपना प्रोडक्ट उस जगह पे लॉन्च किया, क्विक कॉमर्स पे लॉन्च किया। अब अचानक से जो नेक्स्ट मंथ था, आपका जो सेल है वो ऑलमोस्ट हज़ार दस, पहले तो 10,000 था, उसमें आप सेल कर रहे थे इसीलिए। लेकिन वहाँ पे अचानक से नेक्स्ट मंथ से आपका जो सेल है वो 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गया। तो वैसे ऊपर से देखने में तो लगा कि वाह यार, ये 15,000 जो ऑर्डर मेरा क्रिएट हो रहा है कितना ज़्यादा अच्छा है, रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा। पर एक्चुअल में क्या सच में वो आपका सच में आपको कोई प्रॉफिट दे रहा है? क्योंकि आपने डीपली इस चीज़ को नोटिस नहीं है। क्या हो सकता है क्योंकि जो अमेज़न सेल था, जो नॉर्मली 10,000 का जो सेल जनरेट हो रहा था, अब नेक्स्ट मंथ से जब आपने वो लॉन्च किया क्विक कॉमर्स पे, नेक्स्ट मंथ से वो 10,000 से घट के 7,000 सेल्स हो गया, ठीक है? अब वहाँ पे 7,000 सिर्फ ऑर्डर आ रहा है अमेज़न पे। आपने एक चीज़ पर नोटिस नहीं किया, आपने जो भी देखा ये ऊपर-ऊपर से, तो ये सेल्स काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका जो रेवेन्यू था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मगर डीपली इसका एक्चुअल में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? इसका मतलब जो ऑर्डर वैल्यू वो कितना है? मान लो कि जो अमेज़न से पिछले मंथ में 10,000 सेल आ रहा है, पर इस मंथ में जैसे ही आपने लॉन्च किया क्विक कॉमर्स पे, आपका सेल 10,000 से गिर के 7,000 हो गया, ठीक है? और जो क्विक कॉमर्स था, वहाँ पे सेल आपका 8,000 आया, आप 8,000 ऑर्डर हुआ वहाँ पे। तो एक्चुअली में देखने में तो लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हुआ है क्विक कॉमर्स में। पर रियलिटी में हुआ ये कि जो जो लोग आपका अमेज़न से खरीद रहे थे, जो लोग अमेज़न से ऑर्डर कर रहे थे आपका प्रोडक्ट, उसमें से 3,000 लोग वो अमेज़न छोड़ के क्विक कॉमर्स में चले गए, वहाँ से वो ऑर्डर कर रहे हैं। और जो एक्चुअल में उसमें जो जो क्विक कॉमर्स से 8,000 का जो सेल हुआ, उसमें से 5,000 का रियल सेल था, बाकी का 3,000 तो वो कैनिबलाइज्ड था। वो जो सेल शिफ्ट हुआ पहले एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, उसी को कैनिबलाइजेशन कहते हैं। ये सेम चीज़ प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। ये जो मैंने एग्जांपल दी, ये प्लेटफॉर्म के बेसिस पे एग्जांपल था। अब देखो, देख के तो लग रहा होगा फिर भी कि हाँ यार, 15,000 हो गया, हमारा जो रेवेन्यू है 15,000 हो गया। मगर ये है नहीं, इसका जो प्रॉफिट होगा वो हो सकता है कि कम हो गया हो पहले से, या फिर सेम ही हो। क्योंकि अभी हमने कंट्रीब्यूशन का बात नहीं किया कि कंट्रीब्यूशन इसका कितना है हर एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से। अब ये क्या है इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कैनिबलाइजेशन का, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपका एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल, अच्छे से समझना, इमेजिन करना इसको अच्छे से। मान लो आपका एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे आपका जो रेगुलर कॉफ़ी है वो आप 100 रुपये में बेचते हुए, और हर महीने 100 कस्टमर्स आते हैं, हर महीने 100 ही कस्टमर्स आते हैं, ठीक है? रेगुलर कॉफ़ी जो है वो आप 100 रुपये में बेचते हुए, और आपने सोचा कि चलो अब कुछ नए प्रीमियम कॉफ़ी लॉन्च किया जाए अपने कॉफ़ी कैफ़े शॉप में। तो आपने जो प्रीमियम कैफ़े लॉन्च किया वो ऑलमोस्ट 200 रुपया या 150 रुपये का मान के चलो। वो जो प्रीमियम कैफ़े है वो कॉफ़ी है वो 150 रुपये का है, ठीक है? तो आपने जब ये लॉन्च किया, उसके लॉन्च के तुरंत बाद जो आपका डेली जो कस्टमर बेस था, जो रेगुलरली 100 रुपये का वो जो 100 लोग थे, जो 100 रुपये का वो जो रेगुलर कॉफ़ी यूज़ करते थे, वो 100 से घट के, वो जो नंबर है जो लोग थे 100 से घट के वो 70 हो गया है, ठीक है? और जो नया प्रीमियम कॉफ़ी था जो आपने लॉन्च किया, उसके जो कस्टमर्स थे वो 30 बढ़ गए। तो आपको तो लग रहा हो कि यार मेरा जो प्रीमियम कॉफ़ी इसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ा है। बट एक्चुअल में आपका जो रेगुलर बेस था कस्टमर का, रेगुलर कॉफ़ी कस्टमर थे जो, वो कम हो गया है। वो 100 से घट के 70 हो गए सिर्फ। उसकी वजह से आपका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि आपका जो 100 रुपये वहाँ से क्रिएट हो रहा था, वहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन जो क्रिएट हो रहा था वो कम हो गया है, और यहाँ पे आ गया। तो सच में आपका ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है। आपका एक तरह से आप जितना आप कमा सकते थे उतना ज़्यादा आपने कमाया नहीं, आपने अपने कस्टमर्स को लूज़ कर दिया। तो ये होता है कैनिबलाइजेशन, कि आपने ही कस्टमर को लूज़ करना अपने नए प्लेटफॉर्म में या फिर नए प्रोडक्ट को लेके, उसे कैनिबलाइजेशन कहता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो कंट्रीब्यूशन। मैं बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया हूँ। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मान लो आपने कोई भी सेल किया, 12 लाख का सेल किया, ठीक है? या फिर नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा अभी। मान के चलो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 का प्रोडक्ट है, कोई भी एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, वो 500 का है। अब उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है प्रोडक्ट को बनाने का, उसे मैन्युफैक्चर करने का, उसका पैकेजिंग का,
उसका जो डिलीवरी का कॉस्ट है, उसका जो पेमेंट का कॉस्ट है, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का, वो सब मिलाने के बाद ऑलमोस्ट 200 रुपया या हाँ 2 या 300 रुपया खर्च होता है। मान लो 250 रुपया खर्च होता है, ठीक है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ 250 रुपये का ही हुआ। नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मान लो 300 रुपये आपका खर्च होता है, तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा बचा है, ये सब खर्च होने के बाद जो पैसा बचा वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। कि एक्चुअल में आपका अभी इतना पैसा जो 300 रुपया जो खर्च है उसके बाद कितना पैसा बचा वो उसे कंट्रीब्यूशन कहेंगे। पर एक चीज़ याद रखना, मैंने अभी तक सिर्फ उस चीज़ को माइनस किया है जो डायरेक्ट कॉस्ट था। अभी भी मैंने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं जोड़ा है, ना ही मैंने बिज़नेस का रेंट जोड़ा है, ना ही मैंने एम्प्लॉय का सैलरी जोड़ा है, या फिर अलग प्लेटफॉर्म का फ़ी, ये सब कुछ नहीं जोड़ा। मैंने अब सिर्फ ये जोड़ा है कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट उसको बनाने का कॉस्ट क्या है, उसको डिलीवर करने का कॉस्ट क्या है, मैंने सिर्फ ये जोड़ा है। और वो सब कंट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है, वो सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है। वो सब हटाने के बाद, वो वेरिएबल का हटाने के बाद कंट्रीब्यूशन बचता है। मान लो आप सेम चीज़ अब बड़े लेवल पे लेकर, ठीक है। मान लो कोई ऐसा कंपनी है जिसका रिवेन्यू तो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, मान लो उसका 20 लाख का रिवेन्यू हो गया, बहुत अच्छा। पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सब हटाने के बाद उसका मोस्टली उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है। 15 लाख का जो था वो वेरिएबल कॉस्ट था। वेरिएबल वही जो मैंने बताया कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और आपका जो कंट्रीब्यूशन बचा वो सिर्फ 5 लाख का बचा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस है जो 10 लाख रुपए रिवेन्यू कर रहा है या 12 लाख रुपए रिवेन्यू कर रहा है, मगर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है। उसके वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट लगभग 6 से 7 लाख रुपए उसका मिल रहा है। तो ऊपर से देखने में तो लगेगा कि जो दूसरा पहला वाला बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है, पर रियलिटी में जो सेकंड बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है। तो ये सब जो मैंने एग्जांपल बताया, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया अभी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप अगर जब भी अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, आप अब उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करो, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया इन सबको मिला जुला के, और देखते हैं किसका जवाब सही है। इससे आप पता चलेगा कि आपको जो बिज़नेस आइडिया है वो कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।